सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, तथागत बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने दया, प्रेम, करुणा, शील, मैत्री इसका समाज में प्रचार किया और ये बात सत्य भी है। इसी चीज का बड़े पैमाने पर देश और दुनिया में प्रचार हुआ, जिससे समाज में भाईचारा निर्माण हुआ, जिससे शांति प्रस्थापित हुई। किंतु एक प्रश्न जरूर मन में उठता है कि क्या तथागत बुद्ध ने संपूर्ण जीवन में कभी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं किया? क्या उनके जीवन में कभी ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि जब उन्हें मजबूरन कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ा हो? तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर तथागत बुद्ध के जीवन में क्या ऐसा भी कोई प्रसंग आया जब उनको कठोर वचनों का प्रयोग करना पड़ा हो। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया कि आखिर तथागत बुद्ध के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग भी आया क्या कि जब उन्होंने कठोर वचनों का प्रयोग किया हो, तो तथागत बुद्ध के जीवन में ऐसे दो प्रसंग आए जहां पर तथागत बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बुद्ध ने उन कठोर वचनों का प्रयोग कल्याणकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया हो। तो आखिर वो कौन से प्रसंग है जहां पर तथागत बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया, उन प्रसंगों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, पहला प्रसंग आता है, वो आता है अम्बट सुत्त में। अम्बट सुत्त ये बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक है, उस त्रिपिटक में सुत्त पिटक है और सुत्त पिटक में अलग अलग निकाय है। तो उन निकायों में दिघ निकाय है और दिघ निकाय का तीसरा सुत्त है अम्बट सुत्त। तो अम्बट सुत्त में वो प्रसंग आता है जब बुद्ध की कठोरता का परिचय होता है। तो हम उस प्रसंग अम्बट सुत्त के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे कि एक बार जब तथागत बुद्ध कौशल देश की यात्रा के दौरान लगभग 500 भिक्षुओं सहित कौशल के इच्छा नागल नामक ब्राह्मण के गांव में पहुंचे और वहां के इच्छा नागल वन में ठहरे। उस समय पुष्कर सती नामक ब्राह्मण उकट्टा में निवास करता था। यानी जो इच्छा नागल जो एरिया है, गांव है, वो ब्राह्मणों का गांव है, उससे लगा हुआ एक छोटी सी जगह होगी जिसे उकट्टा कहते हैं। वहां पुष्कर सती नाम का ब्राह्मण निवास करता था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने यह क्षेत्र उन्हें उपहार के रूप में दिया था, जिस पर उन्हें राजा के समय समान अधिकार प्राप्त था। अब पुष्कर सती ब्राह्मण ने जब यह सुना कि शाक्य वंश के श्रमण गौतम शाक्य परिवार का त्याग करके धम्म का जीवन अंगीकार कर लिए हैं और वे अपने शिष्यों के साथ इच्छा नागल में पहुंच गए हैं और वहां वन में ठहरे हुए हैं, उनकी इतनी ख्याति है कि विदेश में भी उनकी चर्चा होती है। वे अरहत है, पूर्ण प्रबुद्ध है, वे पथ प्रदर्शक है, वे उपदेशक है। तब पुष्कर सती ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे अरहत सम्यक संबुद्ध के दर्शन करना चाहिए। तब पुष्कर सती ब्राह्मण का एक शिष्य जिसका नाम अम्बट था, उसे अपने पास बुलाया और कहा कि प्रिय अम्बट, श्रमण गौतम के पास जाओ और यह पता लगाओ कि विदेश में उनकी ख्याति का जो डंका बज रहा है वो वास्तविक है या नहीं है। श्रमण गौतम वैसे ही है जैसा कि उनके विषय में कहा जाता है या नहीं। तब अम्बट ने कहा, बहुत अच्छा गुरुवर, और अपने स्थान से उठकर पुष्कर सती के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए युवा ब्राह्मणों के दल के साथ रथ पर सवार होकर इच्छा नागल वन की ओर चल पड़ा, जहां तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। उस समय बहुत से भिक्षु खुली हवा में इधर उधर टहल रहे थे। अम्बट उनके पास गया और कहा, इस समय श्रमण गौतम कहाँ ठहरे हुए हैं? हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं। तब भिक्षुओं ने सोचा कि यह युवा ब्राह्मण अम्बट विशिष्ट परिवार का है
और विख्यात ब्राह्मण पुष्कर सती का शिष्य है। तथागत बुद्ध ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने में कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। यह सोचकर भिक्षुओं ने कहा कि तथागत बुद्ध वहां ठहरे हुए हैं, जहां दरवाजा बंद है, चुपचाप ऊपर जाओ और खासकर दस्तक दो, तथागत तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे। तब अम्बट ने ऐसा ही किया और तथागत बुद्ध ने द्वार खोल दिया। अब अम्बट अंदर चला गया और अन्य युवा ब्राह्मण जो कि अम्बट के साथ आए हुए थे, वे भी अंदर चले गए और उन्होंने तथागत बुद्ध से नम्रता और शालीनता पूर्ण शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया तथा अपना स्थान ग्रहण किया। लेकिन अम्बट टहलता रहा और उसने अचानक बड़ी बेचैनी से खड़े खड़े बैठे हुए तथागत बुद्ध से कुछ कहा। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि अम्बट, क्या गुरुओं से, अपने से बड़ों से बात करने का तुम्हारा यही व्यवहार है, जैसा कि तुम अब इधर उधर टहलते हुए या खड़े खड़े मुझसे बात कर रहे हो जबकि मैं बैठा हुआ हूँ? अम्बट ने कहा, बिल्कुल नहीं गौतम, यदि ब्राह्मण चल रहा हो तो उससे चलते हुए बोलना, अगर ब्राह्मण खड़ा है तो उससे खड़े खड़े बोलना, अगर उसने आसन ग्रहण कर लिया है तो बैठकर बोलना उचित है। लेकिन मुंडित सिर वाले, छद्मवेशी साधु, काले भृत्यों और कुल की सेवा में रत अधम जातियों के साथ में उसी प्रकार बोलूंगा जैसा कि अब मैं आपसे बोल रहा हूं। अम्बट के ऐसा कहने पर भी तथागत बुद्ध ने उससे प्रेम पूर्वक कहा कि लेकिन अम्बट, जब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत रही होगी। अच्छा तो यही होगा कि तुम यहाँ अपने आने के उद्देश्य पर बात करो। तुम्हारा यह व्यवहार अशिष्ट है। क्या तुम्हें तुम्हारे गुरु ने शिष्टाचार का प्रशिक्षण नहीं दिया है? तब अम्बट को अशिष्ट कहे जाने पर वह तथागत बुद्ध से नाराज हो गया। उसने बुद्ध पर व्यंग्य करते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप मुझे अशिष्ट होना कह रहे हैं, जबकि आपका शाक्य वंश अशिष्ट है, चिड़चिड़ा है, उग्र है, वे भृत्य है, भृत्य मतलब नीच, वे नीच है। वे ना तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ब्राह्मणों को महत्व देते हैं, ना ही ब्राह्मणों को दान देते हैं और ना ही ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। शाक्य वंश का ऐसा व्यवहार शिष्टाचार के विरुद्ध है, वे अशिष्ट है। इस प्रकार अम्बट ब्राह्मण ने पहली बार शाक्यों पर नीच होने का आरोप लगाया। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि लेकिन अम्बट, शाक्यों ने तुम्हारे प्रति कौन सा ऐसा दुर्व्यवहार किया है जो तुम उनके प्रति ऐसा विचार रख रहे हो? तब अम्बट ने कहा कि एक बार मेरे गुरु पुष्कर सती के किसी काम से मुझे कपिलवस्तु जाना पड़ा। मैं शाक्यों के सभा भवन में चला गया। उस समय बहुत से वृद्ध और शाक्य उस भवन में भव्य आसनों पर बैठे हुए थे, आनंद मना रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, किंतु उनमें से किसी ने भी मुझे बैठने तक को नहीं कहा। उनका यह व्यवहार अशिष्ट है। वे नीच और केवल नीच है। वे ना तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही ब्राह्मणों को महत्व देते हैं, ना ही ब्राह्मणों को दान देते हैं और ना ही ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अब इस प्रकार अम्बट ने दूसरी बार भी शाक्यों को नीच कहा। दूसरी बार भी नीच कहने के बावजूद तथागत बुद्ध ने अम्बट को समझाते हुए कहा कि इतनी छोटी सी बात पर तुम बुरा मान गए अम्बट। एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में जो चाहे बोल सकती है। शाक्य तो कपिलवस्तु में अपने ही घर में थे। इतनी छोटी सी बात पर बुरा मान जाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तब अम्बट ने अहंकार के साथ कहा कि गौतम, समाज में ये 4 श्रेणियां हैं: कुलीन जन, ब्राह्मण, व्यापारी और श्रमिक जन।
इन चारों में से 3 अर्थात कुलीन जन, व्यापारी और श्रमिक जन, ये सभी वास्तव में ब्राह्मणों के सेवक हैं, उनके गुलाम हैं। इसलिए गौतम, शाक्यों द्वारा किया गया व्यवहार ना तो उपयुक्त है, ना ही शिष्टाचार युक्त है। शाक्य नीच और केवल नीच है। वे ना तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही उन्हें महत्व देते हैं, ना ही उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, और ना ही ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार उस युवा ब्राह्मण अम्बट ने तीसरी बार शाक्यों को नीच कहा और लांछन लगाया। तब तथागत बुद्ध ने सोचा कि ये अम्बट शाक्यों पर नीच होने का आरोप लगाकर उन्हें नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। मैं उससे उसकी अपनी वंश परंपरा के बारे में पूछता हूँ। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि अम्बट, तुम्हारा संबंध किस परिवार से है? यदि कोई तुम्हारी वंश परंपरा का अध्ययन करे तो यह पता चलेगा कि किसी समय में शाक्य तुम्हारे मालिक थे और तुम उनकी किसी दासी की संतान हो। लेकिन शाक्य मूलतः ओक्काक राजाओं के वंशज है। हम शाक्य राजा थे और तुम्हारे पुरखे हमारे यहाँ दास थे। तथागत ने जब ऐसा कहा तो अम्बट के साथ आए हुए युवा ब्राह्मणों ने तथागत से कहा कि आप अम्बट को नीचा ना दिखाए, वह अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ है और अच्छे परिवार का है। तब बुद्ध ने कहा कि पहले स्वयं अम्बट को बोलने दिया जाए, आप लोगों से बाद में चर्चा की जाएगी। तब बुद्ध ने कठोर होते हुए अम्बट से कहा, अम्बट, तुम्हें इस बात का उत्तर अवश्य देना होगा कि तुम्हारे पुरखे हम शाक्यों के दास थे या नहीं थे। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तब भी तुम्हें इसका उत्तर देना होगा, और अगर तुम स्पष्ट उत्तर नहीं दोगे या दूसरे प्रसंग पर चले जाओगे या चुप रहोगे या विचलित हो जाओगे तो तुम्हारा सिर इसी जगह पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने, अनुभवी ब्राह्मणों ने, तुम्हारे गुरुजनों ने या उनके किसी गुरुजनों ने यह बात अवश्य बताई होगी कि तुम्हारे पुरखे कौन थे और वे क्या करते थे। जब तथागत ने कठोर वचनों के साथ ऐसा पूछा तो अम्बट मौन रहा। तब तथागत ने दूसरी बार वही प्रश्न पूछा, फिर भी अम्बट मौन रहा। तब तथागत बुद्ध ने अम्बट से कहा कि अम्बट, अच्छा यही होगा कि तुम अब इसका उत्तर दे दो कि तुम्हारे पुरखे शाक्यों के पुरखों के दास थे या नहीं थे। यह तुम्हारे चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि यदि कोई तथागत द्वारा तीसरी बार पूछे जाने पर भी सुसंगत जवाब नहीं देता है तो उसका सिर उसी जगह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और उस समय वज्र धारण किया हुआ एक व्यक्ति शक्तिशाली लोह पिंड, एक प्रकार का हथियार के साथ अम्बट के ऊपर इस इरादे से खड़ा हो गया कि यदि इसने तथागत के पूछे सवाल का सुसंगत उत्तर नहीं दिया तो उसके सिर के वही टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो जब अम्बट ब्राह्मण ने हथियार लिए हुए उस व्यक्ति को देखा तो वह भयभीत, अचंभित और आतंकित हो गया। वह तथागत बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उनसे सुरक्षा, संरक्षण और सहायता की याचना करने लगा और कहने लगा कि श्रमण गौतम, आपने क्या कहा था, एक बार फिर से कहिए। तब तथागत ने कहा कि हम शाक्य राजा थे और तुम्हारे पुरखे हमारे यहाँ दास थे। तुम्हें तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने, अनुभवी ब्राह्मणों ने, तुम्हारे गुरुजनों ने या उनके किसी गुरुजनों ने यह बात अवश्य बताई होगी कि तुम्हारे पुरखे कौन थे और वे क्या करते थे। तुमने इस बारे में क्या सुना है? तब अम्बट ने कहा कि श्रमण गौतम, आपने जो बताया है वही सही है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने यही बताया है। इस सुत्त में आगे तथागत बुद्ध विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर, उदाहरणों के साथ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि क्षत्रिय हर प्रकार से, प्रत्येक रूप से ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है।
तो इस प्रकार साथियों, यह पहला प्रसंग है जहाँ तथागत बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया था। केवल कठोर वचनों का ही प्रयोग नहीं किया, तो अम्बट का घमंड तोड़ने के लिए हथियार लिए हुए व्यक्ति का भी सहारा लिया। किंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने कठोर वचनों का प्रयोग उस ब्राह्मण के लिए किया जिसे अपने ब्राह्मण होने का अभिमान था, जो ब्राह्मणों को अन्य से श्रेष्ठ मानता था, जो कुलीन, व्यापारी और श्रमिकों को ब्राह्मणों का दास मानता था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध किया था। इससे हमें यही सबक सीखने को मिलता है कि ब्राह्मणों की ऐसी घटिया सोच कि दुनिया में केवल ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और बाकी सभी दास है, इस सोच के विरोध में कठोर वचनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि समाज में ऊंच नीच की भावना का निर्माण होने के बजाय समता, भाईचारा, मानवता प्रस्थापित हो सके। यह वह पहला प्रसंग है जब तथागत बुद्ध ने कठोर वचनों का प्रयोग किया।